हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो थीम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यह थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से ही नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी लाइफ को रेगुलेट करता है। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सिंपल वे में कहें तो यह एक तरह की रूल बुक है, और इसी तरीके से कहें तो ये एक तरह का टाइम टेबल है जिससे कि हमारे सिस्टम को चलाना होता है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है ऐसे देखते हैं। हम अपने क्लास सेटअप पे आते हैं, स्कूल के जो सिस्टम है उस पर आते हैं। मान लीजिए स्कूल में कोई टाइम टेबल नहीं है तो क्या होगा। फर्स्ट पीरियड में जैसे अभी क्या है कि हमने हर पीरियड के लिए सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, क्लासेस डिसाइड किए हैं कि किस बच्चे को किस क्लास में जाना होता है और किस पीरियड में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लीजिए कि देश में स्कूल में टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा। पता चलेगा कि फर्स्ट पीरियड में एक साथ 4 टीचर पहुंच गए और बाकी 4 पीरियड खाली हुए हो गए और ये चारों टीचर आपस में झगड़ रहे हैं। क्लास 1 में क्लास 12 का टीचर पहुंच जाएगा और क्लास 2 में क्लास 9 का टीचर पहुंच जाएगा। तो जो आर्ट का टीचर है वो पता चलेगा कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाने लग गया, वो उठा करके साइंस का चैप्टर खोल देगा और साइंस वाला जो है वो सोशल साइंस खोल सकता है। तो इस तरह की गड़बड़ी ना हो तो स्कूल के लिए हम एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा किस क्लास में होगा अपनी क्षमता के अनुसार। एडिशनली कौन सा टीचर किस समय किस क्लास में जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो जिस तरह से क्लास के लिए टाइम टेबल ज़रूरी है, उसी तरह से पूरे देश को सिस्टमैटिक रखने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सिर्फ देश ही नहीं समाज को और साथ साथ इंडिविजुअल्स को, ये जो पूरा सेटअप है कंट्री, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, और इसका पूरा सिस्टम ठीक ठाक तरीके से काम करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा था कि यह जो चैप्टर है यह न सिर्फ जो है एग्ज़ाम पर्पज से बल्कि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं अपने चैप्टर पे, फ्रॉम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसकी शुरुआत से भारत के लाइफ में जो भारत का जो डेवलपमेंट है उसमें एक नया एरा आता है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है और अब जो है यह पुराने जो है ब्रिटिश कानून या किसी राजा महाराजा के कानून से नहीं चलने वाला था, अब यह कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला था। दैट्स वाई इट इज सेड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। स्टार्टिंग दौर में कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया, यही वो डेट थी जिससे इम्प्लीमेंट में आया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का जो है लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन की जो सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन चाइना का है और वो भी इसका आधा है लगभग। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कंट्री की जो साइज है बहुत बड़ी है और बड़े होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हमारे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, और जब डाइवर्सिफाइड कंट्री होती है तो उसके सामने चैलेंजेस भी डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इट मीन्स कि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की प्रॉब्लम अलग टाइप की है, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स अलग टाइप की है। सिमिलरली साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्दर्न स्टेट्स का कल्चर अलग है। हर स्टेट के चैलेंजेज अलग हैं। राजस्थान के थार वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स अलग तरीके से आती है, और जो है लद्दाख की जो डेजर्ट्स है वहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग तरीके से आती है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के जाएं जो कि देश के ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से टच कर पाए, एटलीस्ट उनका एक पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश की जो प्रॉब्लम्स उस दौर में आए। और क्योंकि मोस्ट ऑफ उसमें लीगल टाइप के लोग थे, लीगल टाइप मीन्स जो है लॉयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो है हर एक लाइन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहते थे। जैसे आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो बहुत छोटा सा है, मतलब दुनिया के सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हो। तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में अपनी बातें रखी है। बट हमारे यहाँ हर क्लॉज का सब क्लॉज लिखा ताकि आने वाले टाइम में कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी जो है बल्कि हो गया और काफ़ी जो है बड़े साइज़ में हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता कब है? तो दिसंबर 1946 से प्रोसेस शुरू होता है और दिसंबर 1949 तक जो है ये प्रोसेस चलता है। और इस तरह से इस पूरे जो है
पीरियड में लगभग जो है कई सारे जो है डिस्कशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एक एक मुद्दे पे एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करते हैं और फाइनली जो है आफ्टर द डिस्कशन ही जो है कोई चीज़ को अडॉप्ट किया गया। इवन कि जो भी डिस्कशन हुए वो लगभग 11 जो है सेशन में रहे हैं और लगभग 165 डेज़ में चले हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 years 11 month 18 days लगे। कितना? 2 years 11 months, ठीक है, और 18 days। तो काफ़ी टाइम लगा था और इस पूरे टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो हर चीज़ के प्रति आश्वस्त होना चाहते थे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो और हम देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के जाएं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। जो किताबें बनी, मतलब जो भी डिस्कशन हुए, उनको 11 बल्कि वॉल्यूम में रखा गया, मतलब 11 मोटी मोटी किताबें बन गई जो कि उनके डिस्कशंस के रिकॉर्ड्स थे, जिसके बेस पे ये चैप्टर जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर की व्यूज़ क्या थे और वो भारत को कैसा बनाने का सपना देख रहे थे। अब हम आते हैं चैप्टर पे के फर्स्ट पॉइंट पे। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो पीरियड कैसा था? एक तरफ देश आज़ाद हो रहा 15 अगस्त 1947 और उसके पहले 46 में ही लगभग श्योर हो गया था कि अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर दिया था हम देश छोड़ करके जा रहे हैं। तो उस दौर की सिचुएशन कैसी थी? लगभग 1942 से ही इंडिया की कंडीशन बड़ी गड़बड़ होकर रखी थी। 1940 से वर्ल्ड वार शुरू होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया को जो है वर्ल्ड वार में खींच लिया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है और उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड में जाएंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने इंडियन सारे जितने भी इंडियन लीडर्स थे उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब इसका असर क्या होता है? देश भर में दंगे फसाद का माहौल आ जाता है और ज़बरदस्त जो है हर जगह तोड़ फोड़ आगजनी होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है हर जगह मार्शल लॉ लगा दिया। इवन कि हवाई जहाज़ से, मशीन गनों से जो है लोगों को मारा गया। ज़बरदस्त जो है डिस्टर्ब का टाइम था। इसी टाइम सुभाष चंद्र बोस जो है भारत छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और जर्मनी जापान की सहायता से एक आर्मी बनाते हैं और जो है अब भारत की ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने के लिए जो है वो इंडिया पर अटैक करते हैं। एडिशनली 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी है वो विद्रोह कर देती है। उसने उनकी भी अपनी डिमांड्स थी और उन्होंने कहा कि जो है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके ख़िलाफ़ हैं, हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। मीन्स आप सोच के देखो, किसी देश की किसी भी शासक की जो पावर होती है वो आर्मी पर टिकी हुई होती है, जिसके कारण जो है लोग उसके बात मानते हैं। यहाँ क्या आर्मी ने ही जो है रिवोल्ट कर दिया। इसके बाद 1946 में ही जो है राइट्स शुरू हो जाते हैं, चूँकि जो जिन्ना की डिमांड थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए और ना तो कैबिनेट मिशन, ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो है ना तो इंडियन लीडर्स मीन्स कांग्रेस के लीडर्स, वो पाकिस्तान देने को तैयार थे। तो जिन्ना ने जो है डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट किया। उसके बाद देश भर में जो है मास लेवल पर किलिंग शुरू हुई। स्टार्टिंग जो है कलकत्ता से शुरू होती है। अगस्त 1946 16 अगस्त की डेट थी। कलकत्ता में जो है सांप्रदायिक दंगे शुरू होते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे को मारना शुरू करते और ये चीज़ पूरा 1 साल चल गया। और न सिर्फ जो है बंगाल साइड ही रह गया, ये बंगाल से लेकर के पाकिस्तानी पंजाब तक फैलता चला गया और इतनी ज़बरदस्त मारकाट मची है। तो कुल मिलाकर के जो कंडीशन है वो बड़ा अजीब सा क्रिटिकल होकर रखा हुआ है। देश भर में दंगे भड़के पड़ रहे हैं, फ़ौज बात नहीं सुन रही, सरकार का कहीं नामो निशान नहीं है। अंग्रेज़ बोरिया बिस्तरा पैक करके अपने घर जाने को तैयार हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। उन्होंने सोचा जब देश छोड़ के जाना ही है तो फिर क्यों यहाँ के लिए हम टेंशन लें। तो हर जगह की जो कंडीशन है वो बड़ी क्रिटिकल सी हो रही है कि देश में होने क्या वाला है। वर्ल्ड वार के कारण देश की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई है, तो कंडीशन बड़ी गड़बड़ है। और इसी टाइम जो है देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। एक तरफ आशा और उम्मीद थी कि जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरी ओर लाखों लोग दुखी थे कि एक और इंडिया से मुस्लिमों को भगाया जा रहा था, दूसरी ओर हिंदू और सिखों को पाकिस्तान से भगाया जा रहा था जो कि नया कंट्री बना था। तो हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनना था। ये पहली बड़ी प्रॉब्लम थी जिनको उनको एड्रेस करना था। इसी टाइम जो है फेमस उनका स्पीच है नेहरू का, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।
कई सालों पहले हमने जो है भाग्य के साथ एक समझौता किया था और वो दिन आएगा। आप ये स्पीच सुनना, बहुत शानदार सा स्पीच है जो नेहरू ने दिया था। तो इस स्पीच में वो कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले हमने जो है अपने भाग्य से एक वादा किया था कि हम जो है आज़ादी लेंगे और देश के लोगों की लाइफ सुधारेंगे। आधी रात का जब घंटा बजेगा, आधी रात ठीक 12 बजे रात को जब दिन चेंज होने घंटा बजेगा, आजकल तो नहीं बजता, पहले बजता था रात को 12 बजे। जब सारी दुनिया सोएगी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, भारत जगेगा, उसे एक नई ज़िंदगी मिलेगी और आज़ादी मिलेगी। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। तो एक और देश में सांप्रदायिक दंगे पड़ रहे हैं, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और भाग करके जो है लाखों की संख्या में लोग इंडिया भी आ रहे हैं। कई लाख लोग आकर के दिल्ली में रिफ्यूजीज भर चुके हैं। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के पूरे इलाकों, पंजाब राजस्थान से लेकर के यूपी तक, इन सारे लोगों को जो है गवर्नमेंट को सेटल करना था कि इन्हें किस तरह से कहाँ बसाया जाए। एडिशनली दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की। अब ये प्रिंसली स्टेट्स की क्या कहानी है? तो ब्रिटिश, हमको ये लगता है कि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर पूरी तरह से कब्जा किया होता, पर ऐसा नहीं था। कुछ इलाकों को अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है, और कुछ इलाकों को उन्होंने राजे रजवाड़ों के हाथ में रहने दिया। इनडायरेक्ट कंट्रोल सरकार का ही था, अंग्रेज़ों का ही था, बट वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। उन्होंने उन रजवाड़ों के माध्यम से रूल किया, राजाओं पर इनका नियंत्रण होता था और राजा जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर एक इंडिया का मैप दिख रहा है जिसमें जो रेड कलर से जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे जो है ब्रिटिश प्रोविंसेज हैं जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं, और जो भी जो है येलो कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि किसी ना किसी जो है जो राजा हैं उनके कंट्रोल में थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 33% एरिया लगभग जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में था। और जैसे ही जब बात आई कि देश आज़ाद होने जा रहा है तो ये एकदम से जोश में आ गए कि साहब जब देश अलग आज़ाद हो रहा है तो हमको अलग रियासत चाहिए, हमको ना इंडिया के साथ जाना है ना पाकिस्तान के साथ जाना है। अब ये क्रिटिकल कंडीशन थी क्योंकि गांधी समेत पूरे कांग्रेस समेत या सारे जो लोग ये चाहते थे कि पूरा देश यूनाइट हो। यहाँ पर जो छोटे छोटे हमको ब्लॉक्स नहीं चाहिए, क्योंकि देश जब भी जो टुकड़ों में रहा है तो इसका फ़ायदा विदेशियों ने उठाया। और लगभग 562 रियासतें थी जो कि जो है इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। फाइनली सरदार पटेल आगे आते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि अपने काफ़ी उन्होंने जो है प्यार से समझा करके धमका करके हर वो तरीका अपनाया कि जिससे जो है, और फाइनली इन राजाओं को फोर्स किया कि आपको जो है इंडियन एम्पायर में आपको शामिल होना होगा, आप जो है आज़ाद नहीं हो सकते। नो डाउट अंग्रेज़ों का भी रोल था, उन्होंने साफ साफ सपोर्ट करने से मना कर दिया इन रियासतों का, बट सरदार पटेल की समझदारी बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए हम उनको जो है क्या कहते इतना रिस्पेक्ट करते हैं। सरदार पटेल जिन्होंने जो है प्रिंसली स्टेट को इंडिया में सब में शामिल किया। नेचुरली इन रजवाड़ों की भी अपनी डिमांड थी कि भारत में अगर आएंगे भी तो हमारी अपनी डिमांड्स हैं, हम आके चलेंगे क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, आते हैं इस पर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उसके जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल इलेक्शन 1946 के बेस पर चुने गए। उसमें जो है कंडीशन जैसे बताया था, हालात बहुत ख़राब थे, तो नए सिरे से इलेक्शन करवा पाना पॉसिबल नहीं था। तो प्रोविंशियल इलेक्शन में जो लोग आए थे वहीं से जो है लोगों को चुन लिया गया। अब इसमें जो मेंबर्स हैं वो दो तरह के हैं। अब इलेक्शन तो हर जगह हुए नहीं थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ से असेंबली ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। एट द सेम टाइम जो कि जो है प्रिंसली स्टेट से वहाँ से राजाओं ने अपने भेजे। प्रिंसली स्टेट से जनता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, वहाँ से जो वहाँ के किंग्स थे उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आता। अच्छा, एक और चीज़ है कि ब्रिटिश लोग उनको किंग नहीं मानते थे, उनको वो प्रिंस कहते थे, क्योंकि उनके लिए किंग और क्वीन कौन थे? ब्रिटेन के राजा, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्रिंसली स्टेट कहते हैं कि आप जो है प्रिंस हैं, आप किंग नहीं हो सकते क्योंकि किंग तो हमारे वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन आ रही थी कि जो मुस्लिम लीग थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, मुस्लिम लीग ने साफ साफ बैकआउट किया। उन्होंने कहा साहब
कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब बनेगी जब पाकिस्तान बनेगा। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 से पहले मुस्लिम लीग जिन इलाकों में थी उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम नहीं आ रहे हैं। आप दूसरी ओर सिर्फ मोस्ट ऑफ जो लीडर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, लगभग 82% जो लीडर्स आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस है। तो क्या माना जाए, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस की थी, पर यह कहना सही नहीं है। वजह क्या है कि कांग्रेस अपने आप में जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप सिविक्स पॉलिटिक्स या सिविक्स में इसको बार बार पढ़ोगे। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर कई छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर कई अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं। उस दौर की कांग्रेस को आज की जो है हार्ड पार्टी लाइन के तौर पे हम नहीं देख सकते। आज की पार्टी लाइन क्या होती है, जैसे अगर आप बीजेपी वाले हैं तो आपको जो है रेडिकल हिंदुइज़्म, आपको जो एग्रेसिव नेशनलिज्म को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर शिवसेना को बिलोंग करते हैं, अगर आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो आपको जो है मराठी आइडेंटिटी के प्रति रिजिड होना होगा। तो उस दौर में ऐसा नहीं था। जो कांग्रेस थी उसमें ही, उसके अंदर ही जो है कई तरह के व्यू थे। कुछ एथेइस्ट थे, कुछ सेकुलर्स थे। एथेइस्ट मतलब जो कि जो है देश में धार्मिक सत्ता चाहते थे, और कुछ सेकुलरिस्ट थे जो ये चाहते थे कि देश में जो है कोई भी जो है धर्म का रूल ना हो। कुछ ऐसे भी थे, जैसे कि फ्रैंक एंथनी ने कहा कि वो टेक्निकली वो कांग्रेस के मेंबर थे बट स्पिरिचुअली वो आरएसएस और हिंदू महासभा के मेंबर थे। इट मीन्स कि उनकी मेंबरशिप तो कांग्रेस की थी बट उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हिंदू महासभा और आरएसएस की से थी। कुछ लोग सोशलिस्ट थे, वो चाहते थे कि देश में समाजवाद हो, मीन्स सारे के सारी जो प्रॉपर्टी है, जो इंडस्ट्रीज है, वो सरकार के हाथ में हो। दूसरी ओर कुछ को लगता था कि नहीं, लैंडलॉर्ड्स जो है आप उनका जो सिस्टम है वो पुराना चलते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि जो है अलग अलग कास्ट रिलीजियस ग्रुप के थे और वो उनके इंटरेस्ट के लिए आए हुए थे कि साहब हमारे कास्ट को जो है स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, हमारे धर्म को प्रिविलेज मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने जो है विमेंस के लिए डिमांड की कि नहीं, विमेंस को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। तो इस तरह से हम देखें तो वहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर डिमांड के लोग हैं। ट्राइबल्स की भी डिमांड उठाई जा रही है, वहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठाई जा रही है, प्रिंसली स्टेट्स के लिए डिमांड उठाई जा रही है, लैंडलॉर्ड्स के लिए डिमांड उठाई जा रही है। तो कांग्रेस के भीतर ही जो है अपने आप में एक तरह का मिनी इंडिया आ गया था, जिस कारण हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक पार्टी या एक आइडियोलॉजी की असेंबली नहीं मान सकते। भले ही 82% वहाँ पर जो है कांग्रेस की डोमिनेंस थी, 82% रिप्रेजेंटेशन था, बट फिर भी वहाँ पर जो है एक तरफा व्यू नहीं था, वहाँ पर एक ज़बरदस्त डाइवर्सिटी थी। और इसी कारण वहाँ पर खूब डिस्कशन हुआ, हर बात पर, एक एक पॉइंट पर खूब वाद विवाद हुए। और इवन की जो डिस्कशन होते थे वो बाहर जो है न्यूज़पेपर्स में आते थे, और बाहर भी जो है इन चीज़ों पर डिस्कशन होता था और लोग अपने सजेशन भेजते थे। बार बार क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म, डिस्कशन चलते रहते थे। इवन कि कांग्रेस ने ऐसे लीडर्स को भी लेकर के आए जो कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे या उस दौर में इलेक्शन नहीं थे। जैसे भीमराव अम्बेडकर, वो कभी कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे, इवन कि वो हमेशा कांग्रेस को अपोज करते रहे। और इवन कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली बार उन्होंने चुनाव जीता था, वो मुस्लिम लीग के सीट पे जीत करके आए थे। बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उनको फिर से जो है गांधी ने रिक्वेस्ट किया कि आप इनको फिर से लेकर के आइए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर एक इंटेलेक्चुअल हैं और उनके बिना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सफल नहीं होगी। और फाइनली कांग्रेस ने उनको फिर से अपने सपोर्ट से जीता है। तो ये उस दौर की पॉलिटिक्स थी जब हम अपोजिशन की इस हद तक रिस्पेक्ट करते थे। और सोच के देखिए आज की पॉलिटिक्स है, जब हम अपने ही लोगों में, अपने ही पार्टी के लोगों को देखते हैं कि मतलब एक पार्टी है और उसके अंदर ही अगर लगता है कि नेता जो है सुप्रीम लीडर के खिलाफ जा रहा है या उसकी बात नहीं मान रहा, तो ये उसको जो है उसका पत्ता कट करने में लगे रहते हैं। खैर, तो इस तरह से अलग अलग तरह के व्यूज़ आते हैं और अलग अलग तरह की डिमांड आती है। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ। इनका कहना यह था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एंशिएंट हिंदू प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। जो वर्णाश्रम सिस्टम था
जिसके तहत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट था, तो उस पर बेस्ड होना चाहिए। और जो है काउ स्लॉटर बैन होना चाहिए। इस तरह की जो है इनकी डिमांड्स है। अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं। जो दलित लीडर्स थे उनका कहना ये था कि अपर कास्ट हिंदूज़ जो है जो इल ट्रीटमेंट करते हैं वो ख़त्म हो जाए, जो दलित हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो ये कहते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच इन मदर टंग दिया जाए, हमको मदर टंग में जो अपने पढ़ने और लिखने की आज़ादी दी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको नेशनल लैंग्वेज चाहिए। कुछ दलित्स कह रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। अपर कास्ट वाले कह रहे हैं कि नहीं, सबको इक्वालिटी चाहिए। माइनॉरिटीज़ कह रहे हैं कि हमको स्पेशल सेफ गार्ड चाहिए। और जो मेजॉरिटेरियन है उनका कहना है कि नहीं साहब, हम नहीं मिलेगा, यहाँ पर सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट टीचर एसोसिएशन है और सेंट्रल ज्यूस बोर्ड है, उनका कहना था कि साहब हमारी तो सफिशिएंट भागीदारी नहीं है, तो हमको भी एडेक्वेट जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो अलग अलग तरह की जो है डिमांड्स आती है, जिनका कहना ये था कि हमें भी पार्टिसिपेशन में दिया जाए, या एटलीस्ट जो है हमारी डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया जाए। और अगर देखा जाए तो लगभग जो है 90 to 95% जेन्युइन डिमांड्स को जो है एंड मतलब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया। 100% तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट 90 to 95% जो है चीज़ें ली गई। और यही वजह है कि 50 साल तक आप देखोगे, 50 तो नहीं, अब तो 70 साल हो गए, 1950 से लेकर के आज 2020 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 70 ईयर्स हो गए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैसे ही चला आ रहा है। और किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल नहीं उठाया। सरकार पर सवाल उठता है कि सरकार गलत कर रही है, इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी ने सवाल नहीं उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन खराब है। एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सही क्यों है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। 1950 का डिकेड ऐसा था जब दुनिया की 2/3 कंट्रीज़ जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका समेत कई सारे देशों में बहुत सारे देश आज़ाद होते हैं। बट उन सारे आज़ाद देशों में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है विद इन 10 ईयर जो है वो सारे के सारे आर्मी रूल में चले गए, या फिर उनका दंगा फसाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। बट 2 ही कंट्री ऐसे थे जो स्टेबल रह गए, एक इंडिया और दूसरा जो है चाइना। और देखोगे डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया में ही बची, चाइना में तो है नहीं। इवन कि इंडिया के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ 10 साल, कुछ ही साल के भीतर वहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया। तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो है उन्होंने विचारों का सम्मान किया था, तभी ये चीज़ आई थी। खैर, द डोमिनेंट वॉइसेस, लगभग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे, जिसमें 6 नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ये 3 नाम जो है पार्लियामेंट से आते, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कौन कौन थे? तो नेहरू थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए। ठीक है, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, याद रखिएगा, कंपटीशन में भी खूब पूछता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए कि हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत क्या क्या करेंगे। कि हम एक फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाए, ड्यूटीज़ की तो बात ही नहीं थी। अब हम जो है गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस बनाएंगे, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, लोगों के लिए जो है आप रूल्स एंड रेगुलेशन प्लान करेंगे, स्पेशल प्रोविज़न बनाएंगे। तो यही जो है ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि उन्होंने प्लान किए। बाकी चीज़ें डिटेल में, उतनी डिटेल में जानने का मतलब नहीं है, सिंपल से जानिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हेड कौन था? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना 2 नेहरू आते हैं, इनके पिता मोतीलाल नेहरू और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए। ऐसे ही उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। इसी तरह से नेशनल फ्लैग डिसाइड किया गया कि यह जो है हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर फ्लैग होगा, सैफरन वाइट डार्क ग्रीन, जो कि आप देख ही रहे हो, जो कि हमारा फ्लैग है। दूसरे जो फेमस इंपॉर्टेंट लीडर थे वो सरदार पटेल, वो बैकग्राउंड में काम करते हैं। उन्होंने जो है जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी उस अलग अलग तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही है, अलग अलग लोगों की रिकमेंडेशन आ रही है, वो पेपर वर्क को जो सेटल कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं। और अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पटेल के हाथ में जो दूसरा सबसे बड़ा काम था वो ये था कि आप जो है जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं आप उनको जो है कंट्रोल में कीजिए, उनसे डील कीजिए और उनको भारत संघ में ज्वाइन करने के लिए अलाउ कीजिए। राजेंद्र प्रसाद तीसरा बड़ा नाम, जिनको कि भारत में आकर के जब देश आज़ाद होता है पहली सरकार बनती है, इनको प्रेसिडेंट का रोल मिलता है। सरदार पटेल, इनको जो उप प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रधानमंत्री की पोस्ट मिलती है। और नेहरू तो खैर
प्राइम मिनिस्टर थे ये, ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली थे, जो पूरी मीटिंग हो रही थी ये उसके प्रेसिडेंट थे, और इनका काम ये था कि ये देखना कि जो मीटिंग हो रही है वो जो है सही तरीके से हो, उसमें कोई जो है मतलब कोई गड़बड़ ना है। यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कमेटी थी और उनके जो है चेयरमैन कौन थे। ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी है सबसे ऊपर आप देख सकते हो, जो कि B.R. अम्बेडकर के लीडरशिप में थी, और ऐसे ही अलग अलग कमेटीज़ हैं जो कि आप पढ़ना ज़रूरी है। एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर आता रहता है, तो थोड़ा सा जो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, ये जो है हमारे काम आता है, क्योंकि वहाँ पर ये पूछता है कि कौन सी जो कमेटी है। इस आपके एग्ज़ाम में तो शायद इतना ना आए, यहाँ पर यही 2-3 कमेटी की आएगी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, ये 2-3 चीज़ें ही आनी चाहिए। वैसे वो क्या पूछ देंगे नहीं पता, बट बाकी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, तो कांग्रेस के 3 लोगों के अतिरिक्त जो अगला बड़ा नाम था, कांग्रेस के 3 लोग कौन, पटेल, नेहरू और जो है राजेंद्र प्रसाद। चौथा जो बड़ा नाम है B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर दलित लीडर हैं, आपके इनके बारे में बताया था कि हमेशा इन्होंने कांग्रेस को अपोज किया, बट जो है B.R. अम्बेडकर को कांग्रेस ने जिताया फिर से आज़ादी में, और जब सरकार बनी तो इनको लॉ मिनिस्टर बनाया। अगेन इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आप सोच सकते हो इतना बड़ा जो है रोल उन्होंने अम्बेडकर को दिया कि एक ऐसा बंदा जो जिसने पूरी पॉलिटिक्स में जी जो है कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, इवन के अंदर आने के बाद भी उन्होंने उनका कांग्रेस का विरोध जारी रहा, बट कांग्रेस ने उनकी रिस्पेक्ट की। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये जो बंदा कह रहा है इसकी डिमांड जेन्यून है, भले ही हमारे व्यूज़ अलग हैं। ऐसे ही हमको अपने लाइफ में भी समझना होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी गलत हो, उसके व्यूज़ हमसे अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अम्बेडकर हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग करते हैं, और अगेन यहाँ पर भी दिया हुआ है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का काम इनका था। साथ में जो है इनको 2 बड़े लॉयर्स की हेल्प मिलती है, K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिन्होंने जो है अम्बेडकर की हेल्प की इस पूरे ड्राफ्टिंग वर्क में। आप देखोगे ये 6 के 6 लोग जो है लॉयर हैं। एडिशनली अगर आप पीछे देखोगे गांधी भी लॉयर है। इंडियन पॉलिटिक्स में लॉयर्स का बड़ा रोल रहा है। इवन की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो इन्हीं लॉयर्स ने ही नचाई है। यही वजह है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा लगता है। हालांकि ये अभी बुक यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। ये 6 लोग हो गए। 2 और लोग थे, एक थे B.N. राव, ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये 6 नाम याद रखना, कौन किसका क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उससे रिलेटेड जो भी एडवाइस देनी थी, जो बैकग्राउंड पेपर्स बनाने थे, ये काम इन्होंने किया। अगेन जो दूसरा फेमस नाम था S.N. मुखर्जी। S.N. मुखर्जी, इनके बारे में अम्बेडकर क्या कहते हैं कि ये वो शख्स हैं हु हैज़ द एबिलिटी टू पुट मोस्ट intricate proposal in the simplest and clearest legal form can rarely be equaled। कि मतलब जो लॉ की जो रूल्स की जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं प्रपोजल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रपोजल बन रहा था उसको इन्होंने बहुत ही सिंपल और क्लियर फॉर्म में इन्होंने जो है इसको कन्वर्ट किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बट अगेन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन देखा हुआ और आप भी देखोगे, मुझे वो सिंपल बिल्कुल नहीं लगी। चूँकि ये लोग लॉयर लोग थे तो शायद इनको सिंपल लगी हो। खैर, बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। और अगर आप आगे जा रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके काम आता है। बिना इसके आप सिविल सर्विसेज तो क्रैक करने की सोच भी नहीं सकते। खैर, तो इस तरह से 6 बड़े नाम आ गए, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर। इसके बाद कहाँ गए 2 और नहीं, सॉरी 7 नाम हो गए, 6 नाम इनकी ओर से, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एक और 6 ये फेमस नाम, और 2 इनके असिस्टेंट B.N. राव और S.N. मुखर्जी। 6 नाम उन्होंने कहे, 2 नाम और 8 नाम जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास जो है घूमते हैं। 6 ना, स्टार्टिंग में 6 क्यों कहा? क्योंकि 6 लोग पब्लिक फिगर में थे, जो कि जो है सामने जो है लोगों को दिख रहे थे, और ये 2 जो है सिविल सर्वेंट हैं, जो S.N. मुखर्जी और जो है B.N. राव। ये सिविल सर्वेंट है तो इसलिए इनका रोल जो है बैकग्राउंड में आता है।
तो इस तरह से जो पूरी पूरी मीटिंग होती है, डिस्कशन होते हैं, और ये जो भी डिस्कशन था इसको सारा प्रिंट किया गया और एक 11 बल्कि वॉल्यूम में जो है यह पब्लिश हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस हद तक जो है डिस्कशन हुए थे। हर चीज़ पे डिस्कशन हुआ कि कौन सी लैंग्वेज वो बोलने वाले हैं, किस तरह के पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ होंगी, हर चीज़ पर जो है ज़बरदस्त डिस्कशन होता है और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को जब जे.एल. नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, मतलब प्रपोजल रखा अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसमें उन्होंने वो की आइडियाज़ दिए जो कि दिखाते हैं कि उस दौर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या सोच रही थी और वो क्या बनाना चाहते थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। 3 टर्म आ रहा है। इंडिपेंडेंट आप जानते हो, एक आज़ाद देश, किसी का गुलाम ना हो। सेकंड इज सॉवरेन। सॉवरेन समझना ज़रूरी है। सॉवरेन क्या है? सॉवरेन जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में, इंटरनल देश के अंदर का सिस्टम चलाने के लिए, एक्सटर्नल मीन्स अदर कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए वो टोटली फ्री है। इट मीन्स कि उसे कहीं बाहर से गाइडलाइंस नहीं लेनी, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। थर्ड इज़ रिपब्लिक। जो देश होगा उसमें रिपब्लिक का जो है सबसे सिंपल वर्ड में लोग बता देते हैं कि रिपब्लिक का मतलब है देश में कोई राजा नहीं होगा, बट रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कहीं ज़्यादा ब्रॉड है। रिपब्लिक जो है फोकस करता है इक्वालिटी पे, कि देश में कोई भी जो है हाई क्लास या लो क्लास नहीं हो। जैसे पुराने दौर में या इवन कि आज के ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो रिपब्लिक नहीं है। और डेमोक्रेसी का जब हम कहते हैं, इट मीन्स कि जो सरकार होगी वो चुनी होगी, लोग इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो लोग सरकार चलाएंगे। जब हम रिपब्लिक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी तो होगी नो डाउट, लेकिन इसका जो मेन फोकस है कि सभी लोग इक्वल स्टेटस पे होंगे, चाहे वो देश का हेड ही क्यों ना हो, उसका भी दर्जा एक आम आदमी जितना होगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जैसे आप ब्रिटेन में जाओगे तो वहाँ पर राजा का स्पेशल स्टेटस है, उसको जो है उसका जो स्टेटस है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसको बाई बर्थ मिलती है। राजा अपने बेटे को वो ट्रांसफ़र करता है, वो थर्ड पर्सन को नहीं मिल सकती। सेकेंड थिंग, वहाँ पर कुछ लोग लॉर्ड्स होते हैं, अगेन इनको भी जो सिचुएशन मिलती है वो बाई बर्थ मिलती है, जो लॉर्ड्स हैं उनके बेटे। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों में इक्वालिटी नहीं आती। क्यों? कि कुछ लोग कॉमन सिटीजन हैं, कुछ लोग लॉर्ड्स हैं, कुछ लोग किंग हैं, तो एक तरह की हायरार्की सी बन जाती है। हालांकि आज के दौर में इन चीज़ों का मतलब नहीं रहा, बट टेक्निकली वहाँ पर डेमोक्रेसी या रिपब्लिक नहीं है। इंडिया में क्या है कि फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अ कॉमन मैन ऑल आर इक्वल। जब तक प्रेसिडेंट है नो डाउट उसको स्पेशल स्टेटस मिलता है। जिस दिन उसने प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दी, वो जो है एक आम आदमी की तरह एक कॉमन सिटीजन बन जाता है, कोई स्पेशल उस ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलती। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसमें ये चाहिए थी कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाएंगे जो गारंटी देगा जस्टिस की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम की, और ये अश्योर करेगा एडेक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटीज़, कि देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड हैं, ट्राइबल्स हैं, सबको एक सफिशिएंट एडेक्वेट सेफगार्ड मिले कि कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। और डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, दलित हैं, इन सबको जो है सेफगार्ड मिलेंगे और इनके साथ किसी भी हाल में भेदभाव नहीं होगा। आते हैं कि हम नेहरू के स्पीच पे क्या क्या बातें उन्होंने कही। स्पीच काफ़ी लंबी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, कुछ की वर्ड्स जो है हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। माई माइंड्स गोज़ बैक टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट हैव गॉन बिफोर, कि जिस समय हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसमें जो है नेहरू की जो स्पीच है उन्होंने कहा कि हम कई जो है पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी ध्यान में रखे हुए हैं। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? द ग्रेट अमेरिकन नेशनल नेशन की, मतलब जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हम उसको ध्यान में रखे हुए हैं कि जिसने एक शानदार सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके दम पर इवन की जो दुनिया का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेरिका का ही है। तो हम उनको ध्यान में रखते हैं कि हमें मतलब नेहरू ने कहा कि हमारे ध्यान में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इस महान देश को बनाया है।
माई माइंड गोज बैक टू माइटी रेवोल्यूशन टुक प्लेस 150 ईयर्स, कि हमारा जो है मेरे दिमाग में जो पेरिस में या फिर फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कि 150 साल पहले, आज से नहीं 1950 से, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने राजा को हटा करके वहाँ पर रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया। पहला इंस्पिरेशन किससे लिया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। दूसरा इंस्पिरेशन किससे लिया? फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जिसने राजा को डिस्प्लेस करके वहाँ पर रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसका क्यों, फ्रांस का क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है द हाउस विल रिमेन। खैर, अब इसकी कहानी क्या थी, फ्रांस की क्यों इतना इम्पोर्टेंट था? फ्रांस इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर अभी आप नीचे थोड़ा सा और आओगे, हुआ क्या था कि आपने जो है क्लास 9 वैसे इसको पढ़ चुके हो। इसमें हुआ क्या था कि राजा ने साफ साफ जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको जो है पार्लियामेंट में घुसने से मना कर दिया। कहा कि साहब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपके बिना भी जो है सरकार चला लेंगे। फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो बगल के एक टेनिस कोर्ट में खड़े होते हैं, पहुंच जाते हैं, और उन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली के तौर पे काम करेंगे और तब तक काम करेंगे कि जब तक कि हम जो संविधान बनाएंगे वो देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। तो इनके दिमाग में वो चीज़ थी, द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, ये वही कहानी का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। कहा कि जो है चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो वो हार नहीं माने, एक और राजा से लड़ाई चल रही है, दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो ये उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि चाहे जो भी जितना भी मुश्किल कंडीशन हो, क्योंकि इंडिया में भी प्रॉब्लम थी, एक और जो है पार्टीशन हो के रखा है, लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, देश भर में पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, सारे अंग्रेज अधिकारियों से इंडियन अधिकारियों तक पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सारा अराजकता फैली थी। तो हमारी सिचुएशन भी वैसी ही थी। फिर भी नेहरू का कहना ये था कि जैसे जो है फ्रेंच लीडर्स जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि चाहे कुछ भी मुश्किल कंडीशन आए वो अपना काम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो हम भी अपना काम अच्छे तरीके से ही जो है कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो वो इंस्पिरेशन लेते हैं वो रशिया से लेते हैं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशिया क्यों? क्योंकि 1919 के 1919 यहाँ पर रशिया ने खुद को टोटली सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया। मीन्स उसने ये श्योर किया कि हमारी जो सरकार होगी वो सभी के फ़ायदे के लिए काम करेगी। यहाँ पर कोई भी जो है पूंजीपति नहीं होगा, लैंडलॉर्ड नहीं होगा। यह सरकार मज़दूरों और किसानों की सरकार होगी, जहाँ पर जो भी मेहनत करेगा वो खाएगा और सभी को उतनी इनकम मिलेगी जितना कि उसके लिए ज़रूरी है। सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी, सभी को फ्री हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट होम और दूसरे बेनिफिट्स मिलेगी। तो नेहरू इससे भी जो है काफ़ी जो है इंस्पायर्ड थे और उनको लगता था कि भारत की सरकार भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने सबसे लोएस्ट, जो सबसे लोअर तबका है, सबसे जो कमज़ोर सोसाइटी है, वो उसको ध्यान में रखेगी। तो 3 बड़ी रेवोल्यूशन हो गई, 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई, अमेरिका की, फ्रांस की और रशिया की, जिससे उन्होंने सीखा है, जिससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली। उन्होंने कहा कि हम जब इतिहास में झांकते हैं तो वहाँ पर हमको जो है सक्सेस और फेल्योर दोनों दिखते हैं। हमारी कोशिश ये करनी है कि उनकी सक्सेस से सीखें और उनकी जो गलतियाँ रही है उससे हम बचें। आप देखोगे फ्रेंच का रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, उसके बाद अगले 100-150 साल तक जो है लगातार दंगे फसाद होते रहे, लोग मरते रहे और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन उनका चेंज होता रहा। 5 कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बदल दिए। रशिया का देखोगे, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट उसके बाद ज़बरदस्त मार काट बनती मस्ती गई। रशिया में जो है लोगों पर इतना स्ट्रिक्ट रूल जो है इम्पोज किया गया कि फाइनली जो है रशिया सोवियत सिस्टम ही जो है कोलैप्स कर गया। तो उन्होंने कहा कि हम उनके सक्सेस से सीखेंगे तो ज़रूर, लेकिन उनके जो फेल्योर है उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कहा कि हो सकता है कि हम पूरी तरह से जो है फेल्योर को अवॉइड ना कर पाएँ, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हम उन सारे जो है ऑब्स्ट्रक्शन और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने को तैयार हैं और हम जो है ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमने जो सपना देखा है सदियों पहले, हम उस सपने को पूरा कर पाएँ। उन्होंने कहा कि हम जो है इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक की कोशिश करते हैं, के लिए प्लान करते हैं। नेचुरली तीनों चीज़ों को बता दिया हुआ है तो इस पर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि कई लोग इस बात पर सवाल कर सकते हैं कि हमने डेमोक्रेटिक वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, हमने रिपब्लिक क्यों कहा, डेमोक्रेटिक वर्ड क्यों नहीं डाला। तो नेहरू का लॉजिक क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा पास्ट है वो खुद ही जो है डेमोक्रेसी का कल्चर रहा है। कहा कि हमारी जो पंचायतें रही हैं
वहाँ पर अगर देखें तो लोग करते क्या थे, जब भी कोई झगड़ा होता था तो गांव के ही जो 5 इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको बिठाया जाता था और वही लोग जो है आपस का झगड़ा सॉल्व कर देते थे। अगेन जब आप देखोगे दुनिया का सबसे पुराना जो डेमोक्रेसी रहा है वो इंडिया में रहा है। वैशाली जो बिहार में है, वहाँ पर वज्जी गणतंत्र जो है रिपब्लिक होता है। इवन कि बुद्ध और जो है महावीर स्वामी भी जो है रिपब्लिकन सिस्टम्स बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो तो हमारे खून में है, तो इसलिए डेमोक्रेसी वर्ड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वन थिंग उन्होंने एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो मेन फोकस है वो जो है रिपब्लिक पर जाता है, कि सभी लोग इक्वल स्टेटस पे हों। उन्होंने कहा कि यूरोप में ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है तो, बट वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, नाम के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर रहा है। जैसे आप जर्मनी को ही देखोगे तो हिटलर जो है एक तथाकथित रूप से इलेक्टेड प्रोसेस से आया था, सो कॉल्ड, पूरी तरह से नहीं, उसने कुछ कई सारी गड़बड़ियाँ की थी और उनके स्टेप्स को किसी भी हाल में जो है हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, बट आखिर वो लोग जो चुन करके आए कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप से ही तो निकल के आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम देश में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते जो कि जो है यूरोप का कॉपी हो। हम एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो कि हमारे देश की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो। इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग जस्ट कॉपी टू अदर्स, वी आर मेकिंग आवर ओन सिस्टम्स। हमारे वैल्यूज़ डेमोक्रेटिक हैं, तो इसलिए इस वर्ड को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है रिपब्लिक भी कहें और डेमोक्रेसी भी कहें। हमारे खून में है डेमोक्रेसी, लेकिन हम इस डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से बनाएंगे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाएंगे, जो हमारे देश के हिसाब से जो है लागू होगी। अगेन रिपब्लिक में जो है डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। एक और चीज़ है कि कुछ लोगों ने कहा कि सोशलिस्ट स्टेट वर्ड जो है क्यों डाला गया, तो उन्होंने कहा कि मैं क्लियर हूँ कि हम इस देश को सोशलिस्ट स्टेट ही बनाना चाहते हैं, क्यों, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह दुनिया जो है सोशलिस्ट ही होगी। एक ऐसा समाज ही होगा जो गरीबों और कॉमन लोगों की भलाई पर काम करेगा। और आप देख सकते हो कि हर जगह वेलफेयर, आज नाम चेंज हो गया, सोशलिस्ट स्टेट कोई नहीं कहता, बट वेलफेयर स्टेट की बात सभी करते हैं कि जो सरकार होगी वो जनता की भलाई के लिए होगी। और ये सपना जो है नेहरू जी ने 1950 में देखा था। इस तरह से आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जैसा भी अगर कोई गड़बड़ी या कुछ कन्फ्यूज़न आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।